दोस्तों अभी बाबूजी से संबंधित चर्चा चल रही थी और आगे अभी उनसे संबंधित चर्चा करते हैं। दोस्तों बाबूजी के पिताजी का नाम आपको दोस्तों बताया था धांधल जी राठौड़, और दोस्तों माताजी का नाम बताया था आपको कमला दे। तो दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है धांधल जी राठौड़ और कमला दे एक दिन पुष्कर झील में स्नान करने गए थे। पुष्कर झील, तो दोस्तों ये दोनों पुष्कर झील में स्नान कर रहे हैं। उसी समय अचानक इंद्र महाराज अपने लोक से आते हैं पृथ्वी लोक पर, और इंद्र महाराज लेकर आए हैं एक अप्सरा को अपने साथ। तो दोस्तों कहा जाता है बाबूजी के जीवन से संबंधित जो कहानी है अप्सरा से जुड़ी हुई है, नैणसीरी खयात में ऐसा लिखा हुआ है। नैणसीरी खयात, तो दोस्तों इस खयात में लिखा हुआ है कि बाबूजी का जो जन्म हुआ है दोस्तों इस अप्सरा से ही माना जाता है। तो दोस्तों घटना यहाँ से प्रारंभ होती है। पुष्कर झील में स्नान कर रहे हैं धांधल जी राठौड़ और कमला दे, और उसी समय इनकी नजरें जाती हैं अप्सरा की तरफ, और अप्सरा अपने आप में सुंदर थी, अद्वितीय थी, और इसको देखकर इनका मन ललचाने लगता है, क्यों ना मेरी शादी इस अप्सरा से हो जाए। तो धांधल जी राठौड़ इस अप्सरा को बातों में उलझा लेते हैं, और इंद्र महाराज का समय हो जाता अपने लोक में जाने का। इंद्र महाराज अपने लोक में प्रस्थान कर जाते हैं, और अप्सरा को बातों में उलझा लिया है धांधल जी ने, और अप्सरा यहाँ पर रह गई है। तो दोस्तों अप्सरा से बातें करते हैं शादी करने के लिए, और अप्सरा शादी के लिए कुछ शर्तें रख देती है। शादी के लिए कुछ शर्तें रखी दोस्तों, और शर्त कहा कि मेरी शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा। दोस्तों पहली जो शर्त रखी इस अप्सरा ने कहा कि महाराज मेरे लिए आपके महल से अलग महल होगा, और दूसरी बात रखी कि आप जैसे ही महल में एंट्री मारेंगे तो खांस के या ठठार के, जैसे घर में एक ससुर या एक जेठ घर में प्रवेश करता है उसी तरीके से आपको भी महल के अंदर एंट्री करनी होगी। तो धांधल जी ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए महल बनवा दूंगा और महल के अंदर खांस के ठठार की एंट्री करेंगे। तो इधर से अप्सरा भी तैयार है, इधर से धांधल जी भी तैयार है। धांधल जी तो राजा ठहरे। तो दोस्तों इन्होंने महल का निर्माण करवा दिया कुछ ही समय में। तो दोस्तों इधर से कहते हैं कमला दे को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों धांधल जी राठौड़ रोजाना इस महल में इस अप्सरा के पास शाम के समय जाया करते थे। दोस्तों इधर से इस कमला दे को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काफी समय बीत जाता है दोस्तों, इनके पास जाते रहते हैं, और इधर से इस कमला दे को ये शक होने लगता है कि आजकल धांधल जी जाते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, कोई पता ही नहीं है। तो दोस्तों कहते हैं इसी बीच में इस अप्सरा ने जन्म दे दिया था दोस्तों किसको, बाबूजी को। तो दोस्तों बाबूजी को जन्म दे दिया है इस अप्सरा ने, और काफी समय बीत चुका था। कमला दे ने सोचा कि क्यों ना आज धांधल जी राठौड़ का पीछा किया जाए कि ये कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। तो दोस्तों कमला दे इनके पीछे पीछे लग जाती है, और धांधल जी आगे की तरफ भागते जाते हैं और पीछे की तरफ देखते जाते हैं कि कमला दे कहीं मुझे पकड़ ना ले। ऐसे ही भागते भागते जाते हैं और महल में एंट्री करते हैं। तो दोस्तों उस दिन खांसना और ठठारना भूल जाते हैं। उधर से जैसे ही एंट्री मारते हैं तो उसी समय दोस्तों बाबूजी के लिए दूध पिला रही थी उनकी माता अप्सरा, दूध पिला रही थी उनकी माता अप्सरा दोस्तों, और एक रूप ले रखा था उनकी माता ने, शेरनी का रूप। दोस्तों शेरनी का रूप, शेरनी के रूप लिए ये दूध पिला रही हैं। और उसी समय दोस्तों धांधल जी राठौड़ एंट्री मारते हैं, और उनके जस्ट पीछे से ही उनकी पत्नी कमला देवी चली आती है। तो वहां पर अप्सरा बोलती हैं कि धांधल जी आप तो अपनी शर्त से मुकर गए हो, और अब हम अपने लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इधर से
बाबूजी उसी समय ये रोने लगते हैं कि माता आप ये गलत कर रही हैं, आप क्यों जा रही हैं, मेरा क्या दोष है, आप मेरे को छोड़कर क्यों जा रही हैं। तो माता बोली कि बेटा आपके पिताजी मेरी शर्त का पालन नहीं कर पाए हैं, इस कारण मैं तो अपने लोग के लिए वापस जा रही हूँ। तो दोस्तों उसी समय कमला देवी वहां तब होती है, तो ये अप्सरा कमला देवी के लिए बाबूजी के लिए बाबूजी को सौंप देती है। तो बाबूजी का जो लालन पालन किया था, तो दोस्तों लालन पालन करने वाली जो माता थी वो माता कौन थी? कमला देवी। तो इनका जो लालन पालन करने वाली जो माता थी कमला देवी थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इनके जीवन से संबंधित याद रखनी है कि नरसिंह खयात में ऐसा लिखा हुआ है कि इनका जन्म तो एक अप्सरा से हुआ था और लालन पालन कमला देवी ने किया था। तो दोस्तों कमला देवी की एक पुत्री थी जिसका नाम था पेमल। तो दोस्तों कमला देवी की एक पुत्री है, इसका नाम है पेमल। और पेमल का जो विवाह हुआ है वो विवाह हुआ था दोस्तों जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची से इनका विवाह हुआ था और जिंदराव खींची का संबंध था दोस्तों जायल नागौर से। ये जायल नागौर के रहने वाले थे और बाबूजी के जीजा थे। और दोस्तों जायल नागौर में ही एक देवल चारड़ी और दोस्तों उनके पति का नाम था काछोला चारण। देवल चारड़ी और काछोला चारण, इन दोनों के घर में दोस्तों एक अद्भुत घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। तो दोस्तों ये केसर कालमी जो घोड़ी थी इसकी घटना भी बाबूजी से संबंधित है। तो दोस्तों जिंदराव खींची जायल नागौर के थे, इधर से देवल चारड़ी भी यहीं की रहने वाली थी। तो दोस्तों ये केसर कालमी घोड़ी एक अद्भुत घोड़ी थी और इससे मांगना चाह रहे थे कौन? जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची से मना कर दिया देवल चारणी ने कि हम आपको घोड़ी नहीं देंगे। इधर से दोस्तों बाबूजी की जो माता थी अप्सरा, अपने लोक में पहुंचते ही उनकी हो जाती है मृत्यु। कुछ समय बाद अब मृत्यु हो जाती है तो उनको जन्म मिलता है दोस्तों केसर कालमी घोड़ी के रूप में। किसके घर में? देवल चारणी के घर में। तो दोस्तों इस घटना का बाबूजी को पता लगा कि इनकी माता ने इनको स्वप्न दिया कि मैंने इस तरीके से देवल चारणी के घर में एक घोड़ी के रूप में जन्म लिया है और मेरा नाम रखा है केसर कालमी। तो बाबूजी सोचते हैं क्यों ना मैं भी उस घोड़ी को देखकर आऊं। बाबूजी एक दिन ऐसे ही चल देते हैं घूमते घूमते दोस्तों और देवल चारणी के घर पर पहुंच जाते हैं। केसर कालमी घोड़ी इनको देखते ही निनाने लगती है। तो इधर से ये इस तरीके से इसके पास में पहुंचे हैं जैसे एक बिछड़ा हुआ पुत्र अपनी मां से मिलता है। दोनों की आंखों में आंसू आ रहे हैं और केसर कालमी घोड़ी की गर्दन पकड़े हुए बाबूजी रो रहे हैं। तो दोस्तों देवल चारणी ने निर्धारित कर लिया था कि मेरे को घोड़ी किसको देनी है? बाबूजी को। केसर कालमी जो घोड़ी है देवल चारणी ने दे दी दोस्तों बाबूजी के लिए और बाबूजी से कहा कि बेटा मेरी एक शर्त है और वो शर्त है कि मेरे पे जैसे ही कोई विपत्ति आती है तो विपत्ति आएगी तो आप मेरी रक्षा करोगे। तो बाबूजी कहते हैं ठीक है, मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप पर विपत्ति आ गई है? जैसे ही मेरे पे विपत्ति आएगी तो ये केसर कालमी जो घोड़ी है हिनहिनाने लग जाएगी और उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे पर विपत्ति आ गई है। तो दोस्तों ये इस घोड़ी को लेकर चले जाते हैं और बाबूजी के जो चर्चे थे बहुत ज्यादा हो रहे थे चारों तरफ। तो दोस्तों अमरकोट पाकिस्तान के बताए थे सूरजमल सोढ़ा और उनकी पुत्री थी जिसका नाम आपको बताया था फूलम दे। तो दोस्तों फूलम दे से इनकी सगाई कर दी गई है और ये विवाह करने के लिए जाते हैं और विवाह करने का जो समय है दोस्तों 1333 विक्रमीय संवत। तो दोस्तों अमरकोट पाकिस्तान में ये विवाह करने के लिए चले गए हैं 1333 में और दोस्तों इनकी शादी की रस्में पूरी हो रही हैं वहां पर। और लगभग इन्होंने जो फेरे लिए थे मंडप में शादी के फेरे, तो दोस्तों इन्होंने 3 फेरे ही लिए थे। उसके बाद में चौथे फेरे में एंट्री ही मारी थी। तो कहते हैं 3.5 फेरों में इनके अनुयायी
आज भी शादी को संपन्न मानते हैं। लेकिन राजस्थान में फेरे लिए जाते हैं दोस्तों, कितने? 7 फेरे। यदि दोस्तों किसी को यूपी से शादी करनी है तो उसके 3.5 फेरे ही पड़ेंगे, और हमारे राजस्थान में 3.5 फेरों के लिए, यानी राठौड़ वंश, बाबूजी का ये वंश है, ये जाना जाता है 3.5 फेरों में अपनी शादी को संपन्न मानता है। तो दोस्तों जैसे ही 3.5 फेरे होते हैं, घोड़ी ही हिनाने लग जाती है, इनको पता लग जाता है कि देवल चारणी पर कोई विपत्ति आ गई है। तो दोस्तों जिंदराव खींची इनके जीजा हैं बाबूजी के, ये देवल चारणी की गायों को चुरा लेते हैं। दोस्तों उसी रात गायों को चुरा लिया है और गाय चुरा के ये ले जा रहे हैं। उसी समय ये यहाँ से पहुंचते हैं अमरकोट पाकिस्तान से अपनी केसर कालमी घोड़ी पर सवार होके, और दोस्तों देचू गांव जोधपुर, देचू गांव जोधपुर में ये गायों को छुड़ा लेते हैं जिंदराव खींची से। और दोस्तों जिंदराव खींची यहाँ पर यानी इनकी धोखे से मृत्यु कर देता है, इनको मार देता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक इनसे संबंधित इस तरीके से घटना हुई। 1333 ईस्वी में देचू गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आपसे कहा जाए कि इनका मेला जो आपको बताया था, मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों मेला लगेगा कोलू मंड जोधपुर में। दोस्तों मेले की तिथि बताई थी चैत्र अमावस्या, कोलू मंड फलौदी जोधपुर में इनका मेला लगेगा, और चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित आपको याद रखनी है। फेरों वाली बातें भी पूछी जाए आपसे तो ये बातें आपको याद रखनी है बाबूजी से संबंधित। दोस्तों अभी इससे जस्ट आगे हम आपसे चर्चा करेंगे बाबूजी से संबंधित। तो दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, उनसे संबंधित यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें इनसे संबंधित हैं। तो दोस्तों इसके जस्ट बाद में ही हम आपसे बातें कर रहे हैं आसिया मोड़जी की पुस्तक बाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी की पुस्तक बाबू प्रकाश। तो दोस्तों बाबू प्रकाश जो पुस्तक है बाबूजी के जीवन पर महत्वपूर्ण पुस्तक है, बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालती है। आसिया मोड़जी की पुस्तक बाबू प्रकाश बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालती है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है, इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मोतीसर बगतावर की पुस्तकें दोस्तों बाबू जीरा रूपक, और दोस्तों दूसरी पुस्तक है इनकी बाबू जीरा रूपक, और दोस्तों बाबू जीरा पवाड़े। बाबू जीरा रूपक और बाबू जीरा पवाड़े इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद में दोस्तों देवा आसिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक, देवा आसिया के द्वारा बाबू जीरा छंद दोस्तों किसने लिखी? देवा आसिया ने। और इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है रामनाथ का ग्रंथ दोस्तों, जिसका नाम है बाबूजी के सोरठे, बाबू जी के सोरठे।
दोस्तों याद रखना, सोरठे किसने लिखे, छंद किसने लिखे, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मेहाचारण दोस्तों मेहाचारण के द्वारा लिखा गया पाबू जी के छंद। मेहाचारण ने भी लिखा है दोस्तों बाबूजी के छंद। इनको आप याद रखना। आसिया मोड़जी का बाबू प्रकाश, मोतीसर बख्तावर का बाबूजीरा रूपक और बाबूजीरा पवाड़े, देवा आसिया का बाबूजीरा छंद, रामनाथ का ग्रंथ बाबूजी के सोरठे और मेहाचारण का बाबूजी के छंद। ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अलावा दोस्तों बाबूजी की जो फड़ वाची जाती है, बाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है दोस्तों। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। तो दोस्तों फड़ आपसे पूछ ली जाए, राजस्थान में फड़ चित्रण कहाँ का फेमस है दोस्तों? फड़ चित्रण राजस्थान में फेमस है शाहपुरा भीलवाड़ा का। आपसे कहा जाए कि फड़ की लंबाई चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? लंबाई पूछी जाए, लगभग 30 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े कपड़े पर फड़ का चित्रण किया जाता है। 30 फुट लंबे और 4 से 5 फुट चौड़े, और चौड़ाई पूछी जाए आपसे, लगभग 4 से 5 फुट चौड़े कपड़े पर फड़ का चित्रण किया जाता है। और फड़ चित्रण राजस्थान में कहाँ का फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा का। तो बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बाबूजी के पवाड़े कहते हैं दोस्तों गीतों को। पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का, माठ दोस्तों मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये मटकी टाइप का होता है दोस्तों, और दिलजले फिल्म में आपने देखा होगा अमरीश पुरी पीटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखा जाता है तब इसको पीटा जाता है। माठ वाद्य यंत्र यानी बाबूजी के पवाड़े गाते समय या गीत गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। थोरी जाति के साथ मलेच्छ जो समझे जाने वाली जाति थी, थोरी जाति, आपको पहले बता दिया है। थोरी जाति के 7 भाइयों की इन्होंने रक्षा की थी आना बघेले से। इस कारण इनको यानी अछूतों का उद्धारक माना जाता है, अछूतों का उद्धार करने वाला कहा जाता है बाबूजी को। तो दोस्तों ये बातें इनसे संबंधित आप याद रखना। थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय दिया था, ये बाबूजी ने ही ऐसा किया था। तो यहाँ तक बाबूजी से संबंधित लगभग आपसे सारी चर्चा हो जाती है। इन पॉइंटों को आप याद रखना कि बाबूजी हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे, और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी दोस्तों बाबूजी को दिया जाता है। यदि कोई भी ऊंट बीमार हो जाता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंट पालक जाति दोस्तों राई का रहवारी जाति। आपसे पूछा जाए ऊंट पालक जाति है, ऊंट पालक जाति, तो ऊंट पालक जो जाति है दोस्तों राई का रहवारी जाति के लोग ऊंट पालन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों देवासी, राई का रहवासी और थोरी, ये सभी लोग हैं, इनको अपना यानी आराध्य देव मानते हैं बाबूजी को। और आज आपसे चर्चा बाबूजी से यहीं तक होगी। बाबूजी यहाँ पे आके लगभग यानी समापन हो जाता है। लगभग पूरे बाबूजी का वर्णन आपको बता दिया गया है।